स्टडी को आज पढ़ते हैं, वो है फेसियोला। इसका है टॉपिक फेसियोला स्ट्रक्चर। तो फेसियोला में एक एक चीज को हम सिस्टमेटिक वे में देखते सकते हैं। पहला लिखिए क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल में पढ़े हैं ना, मतलब अभी लिखे हैं पढ़े नहीं है ना। तो प्रैक्टिकल में भी हमारा फेसियोला है। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं, फाइलम है ना, फाइलम, क्लास, ऑर्डर और जीनस। हमको स्पीसीज को नहीं पढ़ना, ठीक है, क्योंकि टाइप स्टडी हमारा जीनस तक ही है, स्पीसीज तक नहीं है। तो फाइलम में है प्लेटीहेल्मिंथीज। देखो प्लेटीहेल्मिंथीज को अगर हम दो भाग में बांट दें, प्लेटी और हेल्मिंथ्स। हेल्मिंथ्स मतलब जितने भी वर्म लाइक एनिमल हैं, है ना, कृमि जैसे जीव जो हैं, एस्केरिस ले लो आप, हेल्मिंथ्स में आते हैं, है ना, रिंगवर्म ले लो, वो आते हैं इसमें। तो जितने भी वर्म्स हैं, लेकिन ये वर्म्स केंचुए जैसे नहीं है। केंचुआ भी तो एक कीड़ा है ना, अर्थवर्म बोलते हैं, लेकिन केंचुआ के चपटा होता है नहीं, डॉर्सोवेंट्रली चपटा नहीं है। डॉर्सो मतलब पीठ और पेट साइड से, दोनों साइड से चपटा नहीं है। ये जीव जो होते हैं चपटे होते हैं, है ना। तो वर्म लाइक है लेकिन डॉर्सोवेंट्रली ये चपटे होते हैं। तो लिख लीजिए प्लेटीहेल्मिंथीज का कैरेक्टर क्या है, यह डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होंगे। वर्म लाइक तो होंगे लेकिन डॉर्सोवेंट्रली क्या होंगे, फ्लैट होंगे, चपटे होंगे। तो यही चीज इसको एनिलिडा से अलग करती है ना। क्लास है ट्रिमेटोडा। क्लास क्या है, ट्रिमेटोडा। अब फिर से कंपैरिजन करिए, केंचुआ भी वर्म लाइक है, ये भी वर्म लाइक है, लेकिन केंचुआ सेगमेंटेड होता है ना, इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती। तो अनसेगमेंटेड बॉडी कैसी होगी, अनसेगमेंटेड, और सभी के सभी पैरासाइट्स होंगे। ट्रिमेटोडा क्लास के अंतर्गत जो आते हैं वो कैसे पैरासाइटिक हैं, परजीवी होते हैं। फेसियोला भी एक पैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है, जो भेड़ के शरीर पर पाया जाता है। इनके शरीर पर, भेड़ के शरीर पर पाया जाता है। ऑर्डर लिखेंगे डाइजीनिया, नाम से ही पता चलता है। डाई मतलब दो, दो क्या क्या है देखिए, डाइजीनिया क्यों बोलते हैं। पहले तो इनमें दो सकर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, दो सकर्स। आप अगर देखें कि इस प्रकार से इसकी बॉडी होती है, ये इस प्रकार से, यहाँ एक सकर होता है ये इस प्रकार से, और एक सकर होता है नीचे। दो सकर्स होते हैं। भाई पैरासाइट है तो कहीं ना कहीं चिपकेगा, तो चिपकने के लिए उसके पास सूचक अंग होने चाहिए ना। तो दो सकर्स होते हैं जिनमें कोई हुक नहीं होता, विदाउट हुक्स एंड स्पाइन्स। चूसक अंग तो है लेकिन उसमें ना तो कोई हुक होगा ना ही स्पाइन्स। केंचुए के पास भी, आप टीनिया सोलियम को देखेंगे, टीनिया सोलियम के पास भी सकर्स होते हैं, है ना, लेकिन टीनिया सोलियम में हुक्स होते हैं, इनमें नहीं होते, है ना। साथ ही साथ अगर देखें दो सकर्स हैं, लेकिन दो सकर्स को हम डाइजीनिया नहीं बोलते। डाइजीनिया कब बोलेंगे, डाइजिनेटिक होते हैं ये। इसी की वजह से इनको डाइजीनिया ऑर्डर में रखा गया है। डाइजिनेटिक मतलब इनके लाइफ साइकिल में दो होस्ट होते हैं। वही पैरासाइट है तो बाहर में होगा क्या, नहीं,
अब हम स्पीसीज की बात नहीं कर रहे हैं। फेसियोला हिपैटिका होता है, गिगेंटिका होता है, जो हमारे इंडिया में पाया जाता है वो गिगेंटिका होता है ना। तो ये है इसका एक क्लासिफिकेशन, क्लियर है ना। अब आपका स्नेल है ना, उसमें जाएगा, स्नेल के थ्रू वो जाता है भेड़ पे, ठीक है। सेकेंडरी होस्ट बोल सकते हो या इंटरमीडिएट होस्ट बोल सकते हो। मेन काम कहाँ करेगा? भेड़ में। लेकिन भेड़ के शरीर में जाएगा कैसे? घोड़े के जरिए, क्योंकि आप सभी जानते हो भेड़ जो है तालाब में, नदी में पानी पीने जाते हैं ना। तो तालाब में इसके लार्वे या अंडे इसके रहते हैं। तो जब वो किसी पत्ती को या पानी को पीता है या किसी पत्ती को खाता है तो उसके अंडे, उसके लार्वे जो है उसके खाने के थ्रू उसके शरीर में चले जाते है ना। तो पानी में आया कहाँ से? घोड़े से, है ना। तो दो होस्ट है, आप इंटरमीडिएट होस्ट बोल सकते हैं या सेकेंडरी होस्ट बोल सकते हैं, लेकिन मेन होस्ट होगा क्या? भेड़। अब लिखिए, अगर इसका हम हैबिटेट देखें, प्रैक्टिकल में भी पढ़ते हैं ना ऐसे, हैबिटेट देखें, क्या इसका हैबिटेट और हैबिटेट है। तो फर्स्ट, फेसियोला जो है वह कॉस्मोपॉलिटन नेचर का होता है, मतलब विश्व के सभी जगहों पे, कॉस्मोपॉलिटन मतलब विश्वव्यापी, लगभग सभी जगहों पर फेसियोला हिपैटिका, याद रखिए इसकी स्पीसीज को लिख रही हूँ, फेसियोला हिपैटिका। यह एक कॉस्मोपॉलिटन फेसियोला है जो विश्व के लगभग सभी जगहों में परजीवी के रूप में पाया जाता है। इसके रूप में पाया जाता है, परजीवी के रूप में पाया जाता है। एक ही स्पीसीज की बात की जा रही है, सभी के सभी फेसियोला हर जगह नहीं होंगे, तो आप नहीं बोल सकते कि फेसियोला हर जगह पाया जाता है ना। फेसियोला हिपैटिका हर जगह पाया जाता है, परजीवी के रूप में पाया जाता है। तो देखिए, हमने बोला यह परजीवी के रूप में है, तो परजीवी के रूप में कहाँ पे? तो यह एक एंडोपैरासाइट की भांति काम करता है। कैसा परजीवी है? एंडोपैरासाइटिक है, मतलब जीव के शरीर के अंदर होगा, बाहर होगा क्या? नहीं होगा। किस जीव के शरीर में पाया जाता है? भेड़ में, है ना। यह भेड़ में एंडोपैरासाइट के तौर पे पाया जाता है। ये तो होगी वो स्पीसीज जो हर जगह पाई जाती है। हम कहाँ रहते हैं? भारत में ना। तो भारत में देखते हैं, भारत में फेसियोला की कौन सी स्पीसीज है? क्या बोल रहे थे? क्यों हंस रहे हो? हम कहाँ रहते हैं? छत्तीसगढ़ में, है ना। चल, देश की बात की जा रही है, विश्व में हमारा देश भी तो आता है ना। भारत में अगर देखें तो भारत में एक स्पीसीज पाई जाती है, वो है फेसियोला गिगेंटिका। ये केवल भारत में होती है ना, विश्व में हमने देख लिया। आप आते हैं भारत में, छत्तीसगढ़ में भी निकाल लेना, फिर वो याद हो जाएगा आपके नाम से, ठीक है। फेसियोला गिगेंटिका। तो हमारे भारत की बात हो गई, तो लिख लीजिए इन इंडिया। ये जो फेसियोला हिपैटिका है, याद रखेंगे, मैं एफ लिख दूँ, अब एफ से याद हो जाएगा फेसियोला। इस स्पीसीज को लिख दें। फेसियोला हिपैटिका जो है यूनाइटेड स्टेट में, समझते हैं यूनाइटेड स्टेट? हाँ, कोई भी नहीं? अमेरिका, है ना। ठीक है। तो वहां पे ये जो फेसियोला हिपैटिका है, यह एंडेमिक के रूप में पाया जाता है। अब आप लोग बताओ, कोविड-19 में हम लोग पढ़ चुके हैं, एंडेमिक, पैंडेमिक क्या होता है? कुछ टेम्परेचर होता है उसको, हाँ, जैसे कि कोई रोग है ना, वो कुछ टेम्परेचर उस एरिया में रहता है, उसी एरिया
और वहीं पे वो एक प्रकार का परजीवी का काम करता है। ठीक है, अब देखिए और कहाँ कहाँ पाया जाता है। यूनाइटेड स्टेट में देख लिया, इंडिया में देख लिया, और कहाँ कहाँ तो लिख लीजिए। कुछ कंट्री है जैसे आप लोग लिखिए चाइना, मैं बोलते जा रही हूँ लिखते जाओ। चाइना, क्यूबा, कई सारे नाम नहीं सुने होंगे, रोमानिया, सुने? स्पेलिंग लिख दो, कर दो यहाँ पे। चलो, क्यूबा, रोमानिया, ठीक, रोमानिया, अल्जेरिया, ओलंपिक देखा करो, ठीक है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना भी कई लोग बोलते हैं, फ्रांस, ठीक है, और सीरिया, वेनेजुएला, वेनेजुएला, इन देशों में भी यह पाया जाता है, पैरासाइट के तौर पे होता है फैसियोला, लेकिन अंतर है। हमने तो शुरू में ही लिख दिया ये विश्वव्यापी है, फिर अलग से बोलने की क्या जरूरत? आप लोग को सोचना चाहिए ना कि विश्वव्यापी में भी तो विश्व में ये लोग भी आते हैं, ये जगह भी आते हैं, तो फिर से अलग से क्यों लिख रहे हैं? इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो परजीवी है फैसियोला, किसमें परजीवी के रूप में काम कर रहा है? पेड़ में। इन देशों में जो फैसियोला पाया जाएगा वो मनुष्य में परजीवी के रूप में होता है। अंतर देख लो, मनुष्य के अंदर पाया जाता है, तो ये मेन डिफरेंस हो गया। आई बात समझ में? भारत में मनुष्य के शरीर के अंदर नहीं पाया जाएगा, लेकिन दूसरे देश जो अभी हमने इतने सारे लिखे वहाँ पे ये मनुष्य के अंदर एंडोपैरासाइटिक के तौर पे रहेगा, उनमें रोग फैलाएगा। ये रे, तो यह जो स्पीसीज है, अब यहाँ पे हम फेसियोला नहीं बोल रहे, यह जो प्रजाति है ना, फेसियोला की ही प्रजाति है, इसका नाम है क्लोरोंकिस। देखिए, क्लोरोंकिस साइनेंसिस। प्लेटीहेल्मिंथेस का ये जीव है जो कि मनुष्य में पैरासाइट के तौर पे पाया जाता है इन देशों में। ठीक है, अब देखिए जो फेसियोला है, इसका जो लाइफ साइकिल होगा उसके बारे में आगे देखेंगे। तो फेसियोला जिस भी जीव में है, चाहे वो मनुष्य में है, चाहे वो भेड़ में है, तो क्या करेगा? परजीवी है, तो परजीवी का काम क्या होता है? किसको बोलेंगे परजीवी? भागो यहाँ से। हाँ, कितने बार बताया जाएगा परजीवी मतलब क्या? कौन पूरा बोलेगा ये बता। मनाता है, बैठे बैठे दूसरों पर आश्रित रहता है। किसके लिए? किस चीज के लिए आश्रित? अपने लिए दूसरों पर आश्रित रहता है। किस चीज के लिए? भोजन के लिए मैं बोलने वाली थी बाद में, लेकिन आप लोग चलो बोलो। दूसरों पर आश्रित रहता है भोजन के लिए और उसे हानि पहुंचाता है उसे। ये चीज को ऐड करना है ना, हर बार बोलते हैं लेकिन आधा आधा ही बोलते हो आप लोग, पता नहीं आधा को क्यों खा लेते हैं। तो रोग फैलाएगा। तो हमने अभी तक देखा एक भेड़ एक मनुष्य, तो भेड़ में कौन सा रोग फैलाता है? लिख लीजिए, भेड़ में ये रोग फैलाता है फैसिलियोसिस, या इसी को बोलते हैं लिवर रॉट डिजीज, है ना। भेड़ में है ये रोग, तो मनुष्य में भी तो रोग फैलाएगा ना। तो मनुष्य में जो रोग फैलाता है उसको बोलते हैं ह्यूमन फैसिलियोसिस। फैसिलियोसिस रोग का नाम ही है, लेकिन वो किसमें फैला रहा है ये अंतर हो जाता है। तो जब मनुष्य में वो रोग होता है तो उसको ह्यूमन फैसिलियोसिस कह देते हैं, और अगर भेड़ पे है तो उसको फैसिलियोसिस ही बोलेंगे, सिर्फ फैसिलियोसिस नहीं बोलेंगे, और उसको कॉमनली
लिवर रॉट डिजीज के नाम से जाना जाता है। ये कहलाता कौन है? फेसियोला हिपैटिका। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा भी किन किन जीवों में यह पाया जा सकता है। अभी तक हमने भेड़ और मनुष्य में नहीं देखा, इसके अलावा भी कुछ और भी जीव हैं जिनके अंदर यह पैरासाइट के तौर पे रहता है। लिखिए, मैं बोलते जा रही हूँ, आप लोग लिखते जाइए। ऑक्स, ऑक्स नहीं, ऑक्स, हॉर्स, बफेलो, बफेलो, गोट, लिख सकते हो ना? हाँ, एलकेजी यूकेजी क्या है, ठीक है? गोट, बकरी, हाँ तो गोट तो बोल रही हूँ। एलिफेंट, डियर, मित्र वाला डियर नहीं है ना, DEER वाला ना। हाँ, स्क्विरल, स्क्विरल मतलब गिलहरी, और रैबिट। इन जीवों में भी यह पाया जा सकता है, यह पाया जाता है। भेड़, लास्ट का क्या बोले? रैबिट, स्क्विरल, रैबिट ना। मोस्ट में आपका सी पाएगा, मनुष्य में हम देखेंगे, बाकी इन जीवों में भी यह पाया जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? पाया नहीं हो गया। अगला देखते हैं हैबिट, हैबिटेट के बाद इसका कैरेक्टर। अभी स्ट्रक्चर पे नहीं आए, लिखिए कैरेक्टर। देखो डबल फायदा है आपको, प्रैक्टिकल में भी है और थियरी में भी है, दोनों के लिए आपको एक संग तैयारी हो जाएगी, वाइवा की भी तैयारी हो जाएगी, है ना। देखिए पहला तो लिखे कॉमन नेम। इसको लीवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह भेड़ के लीवर में पाया जाता है। ठीक है, तो लीवर फ्लूक ऑफ सी भी बोल सकते हो या लीवर फ्लूक बोल सकते हो, तो आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो इसमें, लीवर फ्लूक ऑफ सी। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि यह भेड़ पे पाया जाता है। भेड़ की कहाँ लिखिए, फाउंड इन बाइल डक। कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन बाइल डक एंड लीवर ऑफ सी। भेड़ के कहाँ पाया जाता है? पित्तनली जानते हो? पित्ताशय जानते हो? हाँ, पित्ताशय से पित्तरस जिस नली में निकलता है उसको क्या बोलते हैं? पित्तनली। बाइल डक्ट, लीवर तो सभी जानते हो। तो भेड़ के उस बाइल डक्ट में जहाँ पे पित्तरस निकलता है और लीवर में यह पाया जाता है, वहीं पर फ्लूक की तरह रहेगा, है ना। अगला लिखिए। अब देखो, अब बोल रहे हैं कि पित्तनली में पाया जा रहा है, पित्तरस होगा उसमें। पित्तरस का क्या काम होता है? बाइल जूस का। पित्तरस जानते हो कि नहीं? आपके पेट में, स्टमक में जो रिलीज होता है वो जठर रस होता है। आपके लीवर से मतलब बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर से जो निकला वो होगा आपका पित्तरस, बाइल जूस। क्या काम करते हैं ये सब रस? क्या काम करते हैं? कुछ बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? कुछ काम नहीं करते, क्या करते? सब निकल के कहाँ आते हैं ये बताओ। पेट से जठर रस निकला, आपके गॉल ब्लैडर से पित्ताशय से पित्त रस निकला, आंत में आपका आंत वाला रस भी निकलता है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस भी निकलता है। इतने सारे जूस मिलकर के करते क्या है? भोजन को पचाते हैं, है ना। तो इनमें एक बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, पचाने का काम तो एंजाइम करता है ना।
पेट का पीएच मारता है। और पित्त तो जानते ही हो HCl है, हाईली एसिडिक है, मारेगा ना। तो ये पैरासाइट क्या करता है देखिए, देखो कोई भी जीव मरना नहीं चाहेगा, यह भी जीव मरना नहीं चाहेगा। जब वो लीवर में या उसके बाइडक्ट में जाएगा तो ये क्या करता है, अनुकूलन धारण कर लेता है, अपनी बॉडी को ऐसे बना लेता है कि उस पित्त रस का प्रभाव इस पर ना पड़े। आप बोलोगे कि मेरे को एसिड, मेरे शरीर पे एसिड अगर कोई फेंके तो ना लगे, तो क्या करोगे, बोलो। एसिड अटैक्स होते हैं ना, तो मान लो अगर आपको डर लग रहा है कि एसिड ना फेंके, या आप प्रैक्टिकल करने जाते हो केमिस्ट्री में, है ना, एकदम हाईली कंसंट्रेटेड एसिड आपके हाथ पे ना आए, कहीं पे ना गिरे, एक बूंद भी ना आए, उसके लिए क्या करोगे, ग्लव्स पहनेंगे, प्रोटेक्ट कर रहे हो ना। ये तो ग्लव्स नहीं पहन के जाएगा, तो ये क्या कहता है, अपने बॉडी वॉल को एडॉप्ट कर लेता है। लिखिए, बॉडी वॉल एडॉप्टेड, अपने शरीर की भित्ति को कैसे बना लेता है, उस पैरासाइटिक मोड के लिए। एडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ। समझ आया ये, है ना। लीवर में जाके वो रहेगा, तो वो भी किसी दूसरे जीव के बाइडक्ट में रहेगा, तो अपने आप को बचाने के लिए यह अपने शरीर की भित्ति को अनुकूलित कर लेता है, ताकि किसी भी चीज का प्रभाव उस पर ना पड़े। ठीक, अगला लिखेंगे, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम लिखिए, इनकम्प्लीट होता है। समझते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसको बोलते हैं, हमारा इनकम्प्लीट या कंप्लीट, कैसे, बस माउथ और एनस जब प्रेजेंट हो तो उसको कंप्लीट बोलते हैं। इनमें माउथ तो होता है, एनस नहीं होता, तो लिख लीजिए एनस एब्सेंट होता है। ठीक भाई, एक साइड से खा रहा है, उसी से निकाल रहा है, कंप्लीट कहाँ हुआ, है ना। नेक्स्ट लिखिए, इनका इंटेस्टाइन जो है वो बाइफर्केटेड होता है। इंटेस्टाइन कैसे होता है, बाइफर्केटेड। बाइफर्केटेड मतलब दो शाखाओं में बटा रहता है। हमारा इंटेस्टाइन दो शाखाओं में बटा है क्या, नहीं, है ना। इनकी इंटेस्टाइन जो है वो आगे हम डायग्राम में देखेंगे, बाइफर्केटेड होती है। बाइफर्केटेड मतलब यहाँ लिख दे रही हूँ, द्विशाखी। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, अगला कैरेक्टर है सर्कुलेटरी, इंटेस्टाइन हो गया। अब लिखिए रेस्पिरेशन। इनमें रेस्पिरेशन एनारोबिक होता है, समझते हैं। अवायवीय श्वसन क्या होता है, बोलो ऐसा, क्या बोलो, अवायवीय श्वसन किसको बोलते हैं, जिसमें वायु मतलब क्या आता है, ऑक्सीजन। हाँ, पहली दूसरी क्लास के बच्चे लोग जैसे कर रहे हो आप लोग, है ना। किसको लेते हो सांस में, हवा नहीं लेते हो, आप बोलो ना हवा लेते हैं करके, मिक्स ऑफ एयर लेते हो ना, हवा, ऑक्सीजन ही नहीं लेते हो आप, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब लेते हो। बाद में तो आपका फेफड़ा छांट करके देता है ना, आपका हीमोग्लोबिन केवल ऑक्सीजन को ले रहा है, वहां पे ऑक्सीजन की बात आती है, आप सांस में तो सब ले रहे हो। ठीक, तो अवायवीय श्वसन मतलब ये बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि ये शरीर के अंदर है, कहाँ से मिलेगा ऑक्सीजन, वायुमंडलीय हवा उसको मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तभी तो जी पाएंगे शरीर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिवहन
क्योंकि खा रहा है ना हमारे शरीर से, पचाएगा ना, तो एक्सक्रीट भी तो करेगा, है ना। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से विकसित होता है और इनमें एक्सक्रीशन के लिए एक अंग पाया जाता है। लिख लीजिए, ये पूछा जाता है। इनमें जो संरचना होती है एक्सक्रीशन के लिए वो होती है फ्लैम सेल्स। आपके बॉडी में क्या है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे? उत्सर्जी अंग कौन सा है? बोलो क्या? एनस, वो तो रिलीज करता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है आपका? किडनी, किडनी, नेफ्रॉन, ये तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ना। तो इनमें एक्सक्रीशन के लिए फ्लैम सेल्स पाए जाते हैं, ज्वाला कोशिकाएं। क्योंकि जैसे हम मोमबत्ती को जलाते हैं ना, तो मोमबत्ती कैसे जलती है? सबने देखा है, लालटेन लैंप को जलते हुए देखा है। तो जैसे वो जलती है सेम वैसे ही ये दिखता है, इसलिए इसको फ्लेम सेल्स कहा जाता है, ठीक है। देखेंगे आगे इसको हम। अगला लिखेंगे एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होता है इनमें? तो ये फैटी एसिड को उत्सर्जी पदार्थ के तौर पे रिलीज करते हैं। जैसे हम यूरिया रिलीज करते हैं, पक्षी यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, ये फैटी एसिड को रिलीज करते हैं। ले जाता है। 10वां लिखिए, ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। बताओ, इसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट्स, उभयलिंगी। एक में ही बोलो, शिल्पा सही बोल रहे हो, वही ना, बोलो ना। आधा बोल के छोड़ रही हो तो छोड़ दोगे क्या? बोलो, एक में ही मेल और फीमेल दोनों एक साथ पाए जाएंगे, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम? हर्माफ्रोडाइट। टर्म्स को आप लोग याद रखिए, बेसिक चीजें आपको याद नहीं है, कितना भी फेसियल आपको पहले कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये द्विलिंगी जंतु है जिसमें मेल और फीमेल्स दोनों पाए जाते हैं, है ना। अगला इधर लिख रही हूँ 11वां, इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? देखिए, इनमें फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल, शरीर के अंदर होगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इनका कैसा होगा? फेसियोला के पता है आपको 5 लार्वल फॉर्म्स हैं। इसका लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना। पानी में क्या रिलीज हुआ, पानी से घूंघे में कौन गया, घूंघे के शरीर में कौन कौन से लार्वा बने, फिर पानी में क्या रिलीज हुआ, भेड़ के शरीर में कौन गया, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना, आप सोच नहीं पाओगे कहाँ कहाँ क्या हो रहा है ना। तो इसका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा इसका लाइफ साइकिल है। अगर एक बार पढ़ेंगे ना तो बहुत मजा आएगा, तो पढ़िए एक बार अच्छे से, ठीक है। अब देखिए, अब हम लाइफ साइकिल के बारे में अगर बात करें तो इसके लाइफ साइकिल के बारे में एक व्यक्ति ने बताया था कि इसका लाइफ साइकिल ऐसा होता है। सोचो, आप पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? इसका लाइफ साइकिल, है ना, कि पहला लार्वा बना, दूसरा लार्वा बना, सब लार्वा एक जीव में नहीं बन रहा है। तो जो जिस व्यक्ति ने, उसका नाम लिख लीजिए आप लोग, है ना, थॉमस ने 1883 में फेसियोला के लाइफ साइकिल के बारे में बताया था। हम एक जीव के लाइफ साइकिल के बारे में नहीं बता पाते। आपको अगर बोला जाए किसी व्यक्ति की पूरी हिस्ट्री बताओ, तो हम उसको नहीं बता पाते, और वो एक ही जगह में रह रहा है उसको नहीं बता पाते। ये तो कब पानी में, कब घूंघे में, कब भेड़ पे जा रहा है, उसका लाइफ साइकिल को बता पाना कितना टफ होगा। और सोचो, वो इंसान मतलब थॉमस जो है, कितना नजर रखे हुए थे कि कब क्या क्या हो रहा है ना। और ऐसा भी नहीं है कि 3 साल बाद, 4 साल बाद वो एडल्ट हो, 5 साल बाद एडल्ट हो, हमारे जैसा नहीं है। वो तो हर 2-3 दिन में अपना लाइफ साइकिल में चेंजेस लाए, समझ रहे हैं। तो बहुत टफ होता है किसी के लाइफ साइकिल को ऑब्जर्व कर पाना।
तो अंडे से चूजा बनेगा उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो थॉमस ने 1883 में इसके लाइफ साइकिल के बारे में डिटेल में स्टडी किया और फिर उसके बारे में बताया। तो लाइफ साइकिल कैसा है इसका लिखिए, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं उसको इन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो लाइफ साइकिल इनका डाइजेनेटिक होता है। कैसा होता है? डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक मीन्स जिसके दो होस्ट होंगे। तो लिख लीजिए उसको। प्राइमरी होस्ट कौन होगा? अभी अभी बोल रहे थे सी। और सेकेंडरी होस्ट घोंघा, है ना। तो हम इसको लिख देते हैं, घोंघा तो नहीं बोलेंगे, मोलस्क लिखिए। मोलस्क में भी क्या? घोंघा, स्नेल। और इस स्नेल में भी कई सारे वैरायटी हैं, क्योंकि फेसियोला की अलग अलग स्पीसीज है। तो कोई एक घोंघा में होगा, कोई दूसरे घोंघा में। तो घोंघे की स्पीसीज भी लिख लीजिए। घोंघा में क्या क्या? तो इधर लिख रही हूँ लिम्निया। इसको पूरा नाम लिख लेते हैं, लिम्निया ट्रंकेटुला। ये एक स्पीसीज हो गया। दूसरा लिखिए बुलिनस। तीसरा लिखेंगे आप प्लेनोर्बिस। लिम्निया और प्लेनोर्बिस में ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको पूरा लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट होगा, भेड़ और घोंघा। भेड़ और घोंघा, है ना। भेड़ को जानते हैं आप, स्थलीय जीव है, और वो घोंघा कैसा है? जलीय जीव। तो इस प्रकार से इसका लाइफ साइकिल क्या हो जाता है? कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक जीव में होता तो आसान हो जाता, लेकिन दो जीव में हो रहा है, कहीं पानी में निकल रहा है, तो इसलिए क्या हो गया? कॉम्प्लिकेटेड। क्यों कॉम्प्लिकेटेड बोल रहे हैं? लिखिए 15। लाइफ साइकिल इज कॉम्प्लिकेटेड। जटिल है इसका जीवन चक्र। क्यों? क्योंकि इसके जीवन चक्र में 5 लार्वल फॉर्म्स होते हैं, जिसको आप स्लाइड में लिखिए, प्रैक्टिकल में लिखो ना, स्लाइड में। मीरासीडियम लार्वा, रेडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा। क्यों? वो सब फेसियोला के लार्वा हैं। तो लिखिए, पहला मीरासीडियम लार्वा, दूसरा स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा और मेटासर्केरिया लार्वा। इसमें से कुछ लार्वा पानी में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, कुछ लार्वल फॉर्म्स घोंघे में होते हैं, कुछ लार्वल फॉर्म्स भेड़ पे होते हैं। अब जाने के बाद भेड़ पे वो विकसित हो जाता है एक वयस्क। लास्ट इसका जो कैरेक्टर है वो है डिजीज। फिर हम लोग कल देखेंगे इसके स्ट्रक्चर। डिजीज में मेन डिजीज है लीवर रॉट डिजीज, या फैसिलियोसिस भी बोलेंगे इसी को। ठीक है, तो फैसिलियोला से फैसिलियोसिस रोग होता है, याद रखिएगा, क्योंकि हर एक जो पैरासाइट्स है उससे होने वाले रोग को भी आपको पूछा जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरल उसके कैरेक्टर। कल हम लोग